दोस्तों नमस्कार। सत्ता जितनी ताकतवर है उतनी ताकतवर इससे पहले कभी इस देश में कोई राजनीतिक सत्ता थी नहीं। और इसी दौर में विपक्ष जितना कमजोर है, वह जिस तरीके से रेंग रहा है या फिर सत्ता के अनुकूल सौदेबाजी के आश्रय उसके साथ खड़ा हो जाता है, ऐसी परिस्थिति भी इस देश में कभी नहीं थी। सत्ता के अनुकूल इस देश की नौकरशाही है, समूचा सिस्टम है। जिन एजेंसियों को काम करना चाहिए कि इस देश के लिए वह काम करती हुई दिखाई दे, वह सत्ता के लिए काम करती हुई खुले तौर पर नजर आती है। और इन सब बातों से आंखें मूंद कर मीडिया का एक अपना राग, वह भी सत्ता के अनुकूल है। तो ऐसे में सत्ता को किस बात का डर है, जबकि यह पहले से तय होने लगा है कि 2024 के चुनाव में जीत बहुत छोटी चीज है। जीत कितनी बड़ी होगी, अब उस दिशा में दिल्ली की राजनीतिक सत्ता काम कर रही है। तो फिर उसे डर किस बात का है? किस बात से वो डरती है? क्या इस देश के नागरिकों के भीतर जो हकीकत है, उस हकीकत से दूर दिल्ली की राजनीतिक सत्ता अपने लिए सब कुछ कैसे कर रही है, कोई इसे बताने निकल पड़ा है, इसलिए वो घबराती है? जनता के भीतर कहीं वो आवाज ना पहुंचने लगे कि हकीकत में इस देश की स्थिति क्या है और दिल्ली की राजनीतिक सत्ता जो चकाचौंध परोस रही है, सब कुछ तो उसकी मुट्ठी में बंद है? या फिर इस बात को लेकर घबराती है कि कहीं धीरे धीरे जब दिल्ली यह मजबूती के साथ महसूस करने लगे कि उसकी जीत तो पक्की है, अब उसे तय करना है कि जीत 400 पार होगी या नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ वही जनता बहुत धीरे धीरे जागने लगे, समझने लगे, अपनी परिस्थितियों के आश्रय दिल्ली की राजनीतिक आंकड़ों को देखकर वह तौलने लगे और उसी आश्रय वह इस देश के लोकतंत्र की हिफाजत के लिए निकल पड़े। तो क्या घबराहट इसी बात को लेकर है? घबराहट राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर क्यों हो चली है? न्याय यात्रा पहली बार, या कहें पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा के हक के साथ जब निकली है, तो उसके सामने शुरुआत से ही लगातार रुकावटें क्यों आ रही हैं? न सिर्फ रुकावटें आ रही हैं, बल्कि एक एक करके प्रदेश दर प्रदेश अगर परखना शुरू कीजिएगा तो दिल्ली की सत्ता ने कहीं खामोशी बरती, कहीं वो सक्रिय हो गई, कहीं उसकी सक्रियता के साथ उसके जवाब भी आने लगे। और इन प्रक्रिया के भीतर विपक्ष के तौर पर जो इंडिया गठबंधन तैयार किया गया, खड़ा किया गया, उसको लेकर घबराहट उसके जहन में इस तरह आ गई कि इंडिया तहस नहस हो जाए और उस दिशा में यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले थम जाए, या फिर सिर्फ एक पिकनिक के तौर पर लोग देखने लगे। ऐसी परिस्थिति क्या दिल्ली के जरिए कोई बिसात बिछ रही है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सवाल मणिपुर में शुरुआत जहां से हुई वहां इजाजत ना मिलने भर का नहीं है। सवाल है मणिपुर आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए और आज तक मणिपुर के भीतर रंजिश है, नफरत है, संघर्ष है, आगजनी है, तमाम परिस्थितियां हैं, लोगों के लिए मुश्किल होती जिंदगी है। और वहां से जब यह यात्रा असम पहुंची तो पहली रुकावट असम के जरिए और वहां की सरकार के जरिए जो खुलकर निकली वह सीधे तौर पर टकराव की परिस्थितियां थी। एफआईआर भी दर्ज हुआ, रूट को भी रोका गया, रूट को बदलने भी दिया गया, मंदिर भी जाने नहीं दिया गया। लेकिन यहां तक बात समझ में आ सकती थी कि यात्रा के रास्ते रुकावट है। लेकिन बिहार और बंगाल और अब झारखंड में जो हो रहा है, वह एक तस्वीर बहुत साफ करने लगा है कि दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई और उत्तर प्रदेश में उसी सफलता के लीक को खींचती चली गई तो फिर दिल्ली की सत्ता के लिए मुश्किल होगी। तो क्यों नहीं उससे पहले उसे ध्वस्त किया जाए? इंडिया के साथ खड़े कल तक के लोग जो बना रहे थे इंडिया को, वह अब सीधे तौर पर दो दो हाथ करने उतर चुके हैं। अलग अलग तस्वीर हर जगह से निकलकर आ रही है। इन तस्वीरों के आश्रय हमें लगता है अब बिहार से होकर यात्रा जब दोबारा बंगाल में पहुंची तो जरा देखिए सड़क के दोनों किनारों पर किस तरीके से लोगों का हुजूम वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था। एक तस्वीर देखिए, उसके बाद इस दिशा में बढ़ा जाएगा कि क्यों घबराहट है दिल्ली की और वो क्यों चाहती है उत्तर प्रदेश से पहले परिस्थितियां यात्रा के प्रतिकूल हो जाए, और क्यों इस दौर में नीतीश, ममता और अब झारखंड के भीतर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो रहा है। लेकिन परत दर परत चलेंगे। पहले तस्वीर देखिए, यात्रा दोबारा से बंगाल पहुंची। ठीक है। यात्रा बंगाल पहुंची और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया, राहुल गांधी जिस जाति जनगणना का जिक्र ये कहकर कर रहे हैं कि दरअसल वो चाहते थे
और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, तो नीतीश कुमार ने तो 2019-20 से ही इसका प्रयास शुरू कर दिया था। और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वह गलत बोल रहे हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बिहार में थी तब नहीं कहा, और जब असम से निकलकर यात्रा बिहार पहुंची उसके बाद बिहार में उससे पहले ही राजनीतिक रंग जिस तरीके से बदल दिया गया वह दिल्ली की एक अपनी बिसात है। लेकिन अगला सवाल उसके बाद दोबारा से बंगाल में इस न्याय यात्रा के घुसने का था। और ध्यान दीजिए, एक तरफ नीतीश कुमार इंडिया से अलग हुए और दूसरी तरफ जैसे ही बंगाल में दोबारा से यात्रा घुसी वैसे ही वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कह दिया, दरअसल इंडिया अलायंस एक जोक की तरह है, यानी एक चुटकुला है, और कांग्रेस अगर 2 सीट से ज्यादा मांगती है तो वो उसके हक में आता नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में जिन बातों का जिक्र किया यह बताने के लिए काफी है कि दरअसल कल तक वही ममता बनर्जी, वही नीतीश कुमार क्या सोचते थे यह हर किसी ने देखा समझा, और अब दोनों क्या कर रहे हैं यह हर कोई देख समझ रहा है। तो क्या दिल्ली की बिसात डरी हुई है? उसे यह लगने लगा है कि इस यात्रा की हवा क्यों नहीं झारखंड पहुंचते पहुंचते निकाल दी जाए, इसीलिए झारखंड में हरकत शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले बंगाल के भीतर एक तरफ यात्रा का पहुंचना और दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने सुझाव दिया था कि हां इंडिया गठबंधन बनना चाहिए, जिन्होंने सुझाव दिया था पहली बैठक पटना में होनी चाहिए क्योंकि यह आंदोलन की जमीन है और यहीं से एक बार दिल्ली के तख्त को पलटा गया था, उन्हीं का सुझाव था। और इन दोनों परिस्थितियों में यह दोनों नेता अलग दिशा में क्यों चल पड़े और ममता बनर्जी ने क्या कहा, इसे सुनिए जरा। আমি কিন্তু রাজনীতি করার জন্য কম আসি, ভোটের সময় আসি, কিন্তু অনেক দল আছে ইলেকশন আসলেই কোকিলের মতো কুহু কুহু করে ডাক দিতে শুরু করে, দেবার বেলায় নেই, আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার জানাই এবং বিজেপির সাথে আমাদের যে লড়াই চলবে আমরা একাই লড়বো। বিজেপিকে কেউ যদি ভারতবর্ষে পরাস্ত করতে পারে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারে, আর কেউ করতে পারে না। আমি কংগ্রেসকে বললাম তোমাদের একটাও এমএলএ নেই, দুটো এমপি সিট মালদায় দুটো আমি তোমাদের দিচ্ছি, আমরা জিতিয়ে দেবো। বললো না আমার অনেক চাই। আমি বললাম তোমাকে আমি একটাও দেব না, তুমি তো আগে সিপিএম এর সঙ্গ ছাড়ো, তুমি সিপিএম তোমার নেতা। मुश्किल यह नहीं है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देना चाहती हैं। मुश्किल यह है कि ममता बनर्जी क्या बीजेपी ने जितनी सीटें जीती थी उन सीटों पर इस बार वह जीत हासिल कर पाएंगे, या उनके लिए यानी बीजेपी के लिए उन सीटों को उसने खाली छोड़ दिया। और शायद यही वो वजह है कि जहां पर बीजेपी के खिलाफ इंडिया एकजुट होकर 1 to 1 लड़ने की स्थिति में था, वहां पर नीतीश कुमार हो, वहां पर ममता बनर्जी हो, और आने वाले वक्त में कौन कौन होगा और किस तरीके से उभरेगा इसका इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि सेटिंग के भी कई अलग अलग चेहरे होते हैं। और राजनीतिक तौर पर सवाल यह है कि 2019 में 303 सीट बीजेपी ने जीती थी और पूरी हिंदी पट्टी को उसने हड़प लिया था। राजनीतिक तौर पर इतना कमजोर विपक्ष और इतने कमजोर कांग्रेस कभी नहीं थे, और शायद इसीलिए इंडिया को खड़ा किया गया। और उसी आसरे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत में जो पहली बार थी, उसकी शुरुआत के बाद उस दम, ताकत और देश की जनता का भारत जोड़ो के साथ जुड़ने को लेकर यहां तक हर किसी ने कहा कि राहुल गांधी हमारे लीडर हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा था, बेंगलोर में कहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि परिस्थिति पलटने लगी, खासतौर से तब जब दिल्ली की सत्ता सबसे ताकतवर है। ताकतवर की एक मिसाल हमें लगता है आज पहले आपको बतानी चाहिए। यह मिसाल इस मामले को लेकर अद्भुत है क्योंकि अभी तक तो जिक्र होता था कि तमाम संस्थान सरकार के अनुकूल हैं। इस देश में चुनाव आयोग भी आंख मूंद लेता है, इस देश के भीतर में कानून भी सरकार के अनुकूल काम करता है। लेकिन अगला सवाल यह है कि सरकार की ताकत, इससे समझ जाइए कि अब इस देश के भीतर में जो भी आंकड़े निकलकर आपके सामने आएंगे वो आंकड़े जो होंगे वह पीएमओ की नजर से होकर जाएंगे। यानी अलग अलग एजेंसियां, चाहे वो फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्रीज का कहना हो या नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का कुछ कहना हो, एनएससी का कुछ कहना हो या नीति आयोग का कुछ कहना हो, महत्वपूर्ण इनके द्वारा दिए गए हर आंकड़े की जांच पहले पीएमओ करेगा। पीएमओ उन आंकड़ों को रखेगा, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि इस देश के भीतर में सच क्या है, महंगाई के आंकड़े क्या है। सरकार कहेगी महंगाई नहीं है तो हर संस्थान कहेगा महंगाई नहीं है। सरकार कहेगी बेरोजगारी नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा बेरोजगारी है ही नहीं। सरकार कहेगी देखिए जीडीपी कुलाचे मार रहा है तो आप उसके भीतर जाकर कोई सवाल नहीं कर सकते हैं कि दरअसल कितनी बड़ी तादाद में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा 2015 के बाद क्यों नहीं आया। आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। आप इस देश में कोर सेक्टर के आंकड़े जो सरकार कहेगी मानना होगा, किसानों की आय जो सरकार कहेगी मानना होगा, राष्ट्रीय आय जो सरकार बताएगी वो भी मानना होगा, जो कर्ज में डूबी हुई सरकार है वो कर्ज के आंकड़े
आंकड़े बताएगी उसे भी आपको मानना होगा। इस देश में न्यूनतम मजदूरी क्या, यह भी आपको मानना होगा, क्योंकि जिन आंकड़ों के जरिए एनालिसिस होता है इस देश के भीतर में कि सरकारें कैसे काम कर रही है, उसको लेकर अब पीएमओ ने ऐसी व्यवस्था की और खास तौर से जो डाटा निकल कर आया, जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का था, जो एएसआई का पूरा डाटा था, और उसमें जो एक पेपर निकल कर आना एनआईपीएफपी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के जरिए जो जीडीपी के आंकड़ों को लेकर बेस्ड के तौर पर बनाया गया,